नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। सवाल यह है कि निषाद पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में इतना इतना गर्म हो चुकी है कि बिहार के सनाफ मल्लाह, जो कि अपने आप को सनाफ मल्लाह कहलवाना पसंद करते थे बिहार की राजनीति में, मुकेश सहनी, वो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में दस्तक देने लगे हैं। कल उन्होंने जौनपुर में, मिर्ज़ापुर में, कई जगहों पर अपने कार्यक्रम किए और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संजय निषाद पर काफ़ी हमलावर रहे और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इतने दिनों से हैं, लेकिन अभी तक उसे शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं दिला पाए हैं। शेड्यूल कास्ट का दर्जा मतलब दलित श्रेणी में निषादों को नहीं शामिल करवा पाए हैं। तो मुकेश सहनी यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में ही देखें तो निषाद राजनीति इतनी गर्म थी और यहाँ भी क्या कम चल रहा था। अभी हाल फिलहाल के अगर कुछ राजनीतिक घटनाक्रम फैसले देखें तो उनका एक बार जिक्र कर लेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि यहाँ पर निषाद वोटों पर किस तरह से पार्टियों की नज़र है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कि एक संवैधानिक संस्था का दर्जा अब सरकार दे चुकी है, केंद्र सरकार, उसकी अध्यक्ष बनाई गई साध्वी निरंजन ज्योति, जो कि फतेहपुर से सांसद भी रह चुकी हैं और वो निषाद समुदाय से आती हैं। यानी कि इतने बड़े पद पर भारतीय जनता पार्टी ने एक निषाद महिला को बैठाया और संजय निषाद, जो कि अपने आप को उत्तर प्रदेश में निषादों का सबसे बड़ा नेता घोषित करते हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं ही। यानी कि ये जो अभी सत्ता वाला भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है वो निषाद वोटों पर किस तरह नज़र रखे हुए है। और समाजवादी पार्टी के लिए भी सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी ने जब 2024 के लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर निषादों को टिकट दिया और उसे सफलता भी मिली, यहाँ तक कि सुल्तानपुर जैसी सीट, जो कि कभी मतलब निषाद सांसद के लिए जीत जाएगा इसके बारे में लोग सोचते भी नहीं थे, वहाँ रामभुआल निषाद ने मेनका गांधी को हरा दिया और वहाँ पर सपा का सांसद जीत गया। और जब भारतीय जनता पार्टी ने ये किया तब अखिलेश यादव ने 71 साल की रुक्मणी देवी को संगठन में एक महत्वपूर्ण पद दे दिया। चुनाव लड़ चुकी हैं, सक्रिय राजनीति में रही हैं, लेकिन अब इनकी उम्र हो चुकी है, 71 साल की हो चुकी थी, लेकिन उनको पद देने की वजह यह थी कि वो फूलन देवी की बहन है। जी हाँ, फूलन देवी। निषाद राजनीति पर बहुत सारे लोग दावा करते हैं, संजय निषाद अपने आप को सबसे बड़ा नेता कहते हैं और भी दूसरी पार्टियों के लोग निषाद नेता आते हैं और तमाम सांसद विधायक हैं ही। जयप्रकाश निषाद हैं, बिहार में भी मुकेश सहनी अपने पे दावा करते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों की राजनीति से देखें तो फूलन देवी के निषाद राजनीति में कल्ट फिगर है। वैसा ही महत्व है उनका जैसे दलित राजनीति में अंबेडकर या पेरियार का है, निषाद समुदाय में फूलन देवी का महत्व कुछ वैसा ही स्थापित हुआ है। वो जब वो सांसद बनी मिर्ज़ापुर से, मुलायम सिंह ने उनको पहली बार मौका दिया था समाजवादी पार्टी के, तो उसके बाद सभी पार्टियों में क्रॉस द पार्टी लाइन मुकेश सहनी भी आए तो फूलन देवी की भी बात कर रहे थे। संजय निषाद थोड़ा कम करते हैं जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी खूब करती है, इतना करती है कि लगभग राजनीतिक नेपथ्य में चली गई रुक्मणी देवी को उन्होंने पद सिर्फ इसलिए दिया कि जब उनकी चर्चा आएगी तो उसके साथ चर्चा फूलन देवी की भी आएगी। तो अब ओबीसी इस बात से भी समझ सकते हैं कि जब एक समय हम लोग ओबीसी राजनीति की बात करते थे तो बात यह करते थे कि यादव किधर जाएंगे, वो सपा के साथ हैं, कुर्मी बिरादरी का क्या रुख है, और थोड़ा और आगे बढ़ते थे तो लोध बिरादरी पर चले जाते थे, जो कल्याण सिंह की वजह से एक समय तक भाजपा से जुड़ी रही थी। कल्याण सिंह अलग हुए तो उसके साथ अलग भी हो गई। थोड़ा और आगे आए तो मौर्य और शाक्यों की बात चलने लगी। लेकिन पिछले करीब 3-4 महीनों से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में बात हो रही है लोअर ओबीसीज की, उनमें और तमाम जातियों की भी बात होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा दांवपेच खेले जा रहे हैं निषादों को लेकर। तो मुकेश सहनी जो उत्तर प्रदेश में अपनी दस्तक दे रहे हैं उसका क्या मकसद हो सकता है। फिलहाल मुकेश सहनी का राजनीतिक स्टेटस जान लेते हैं। बिहार में जब चुनाव हो रहे थे तो वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर लड़े थे। राष्ट्रीय जनता दल के साथ लड़के अगर उन्हें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो इंडिया गठबंधन के साथ थे, और ये भी तक कहा गया था कि अगर वहाँ पर महागठबंधन जीत गया यानी राष्ट्रीय जनता दल जीत गई तो वो डिप्टी सीएम बनेंगे, तेजस्वी सीएम बनेंगे और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे। खैर ये नहीं हुआ, ना तेजस्वी सीएम बने और फिर मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम बनने की बात कहाँ से आ जाती। लेकिन अब वो उत्तर प्रदेश में क्यों एंट्री मार रहे हैं। सनाफ मल्लाह के तौर पर उन्होंने बिहार में अपने को खूब प्रचारित किया है। बम्बई में कभी सेट डिजाइनिंग से जुड़े रहे हैं, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, और सेट डिजाइनिंग के काम के बाद उन्होंने राजनीति में अपना पैंतरा अपनाया और विकासशील इंसान समाज नाम की एक पार्टी बनाई और बड़े स्टाइलिश और फैंसी तरीके से अपना प्रचार करते हैं। चुनाव निशान नाव है उनका और उसके पहिएदार नाव बनाते हैं और उनके कार्यकर्ता उसी में बैठ के प्रचार करते हैं। लेकिन अब वो उत्तर प्रदेश में दस्तक दे रहे हैं, इसके मायने ज़रूर हैं। अखिलेश यादव
2024 में निषादों से मिले समर्थन को लेकर खासे उत्साहित हैं और जाहिर है कि साध्वी निरंजन ज्योति को जो भारतीय जनता पार्टी ने पद दिया और संजय निषाद भी जिस तरह से लगातार रैलियां कर रहे हैं जगह जगह निषाद समुदाय के, और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि नोएडा तक रैलियां करेंगे, वो जाहिर है कि ये जो दूसरा संजय निषाद और भाजपा इस बात को लेकर थोड़ा दबाव में ज़रूर है कि निषाद समुदाय थोड़ा सा शायद जो 2024 में अखिलेश की तरफ झुका था उसे वापस लाना है। अखिलेश ने भी अपने पैतरे खेल ही दिए हैं, रुक्मणी देवी को लाए, लेकिन मुकेश सहनी के आने के बाद से ये थोड़ा दिलचस्प इसलिए हो गया है क्योंकि उनको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वो संजय निषाद पर हमला कर रहे हैं, इससे ज़्यादा बड़ी बात है कि वो थोड़ा सुर्खियों में रहते हैं मुकेश सहनी, और सनाफ मल्लाह के तौर पर अपनी पहचान उन्होंने बनाई है। तो जाहिर तौर पर अगर वो इंडी गठबंधन की बात करेंगे, सुर्खियों में रहेंगे, संजय निषाद पर हमला बोलेंगे, तो थोड़ा सा इससे इंडी गठबंधन या कह लीजिए समाजवादी पार्टी को लाभ मिल सकता है। लेकिन क्या वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के लिए बैटिंग करने के लिए उत्तर प्रदेश में उतरे हैं, ऐसा उन्होंने अभी साफ तो नहीं कहा है। लेकिन मिर्ज़ापुर और जौनपुर में जिस तरह के भाषण वो दे रहे थे उसमें उन्होंने संजय निषाद के लिए कहा कि अगर आप भाजपा से शेड्यूल कास्ट का आरक्षण निषादों से ले लोगे तो हम भाजपा के साथ चले आएंगे, और इतने दिनों के बाद भी अगर आप नहीं ले पाए हो तो हमारे साथ चले आओ और हम दोनों भाई इंडी गठबंधन के साथ मिलकर निषादों के लिए दलितों का दर्जा लेंगे और उनको इस शेड्यूल कास्ट में शामिल कराएंगे। दरअसल निषाद राजनीति में इस समय शेड्यूल कास्ट का दर्जा देने को लेकर राजनीति बहुत गरमाई हुई है। इसकी कई बार कोशिशें भी हुई हैं जिसका कि दलित वर्ग जो है विरोध करता है, खासतौर से जाटो वर्ग विरोध करता है। तो अब इस समय संजय निषाद भी ये भाषा बोलते हैं, मुकेश सहनी ये भाषा बोल रहे हैं, अखिलेश यादव खुद नहीं बोलते हैं लेकिन उनकी पार्टी के जो सेकंड और थर्ड लाइन के नेता निषाद नेता हैं वो बोलते हैं, और रुक्मणी देवी अभी चूँकि बहुत बोल नहीं रही हैं, फूलन देवी के बहन के प्रतीक के तौर पर ही उनका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वो भी बोलेंगी तो शायद ये बात वो बोलें। तो अब क्या संजय निषाद जो कि पूर्वांचल में प्रभावी हैं, दरअसल निषादों पर अगर आप थोड़ा सा सामाजिक अध्ययन करें तो ये गंगा जमुना के बेल्ट में बसे इस प्रदेश में निषादों की एक बड़ी आबादी है और उनकी इतनी उपजातियां हैं कि उनको गिनना भी एक बड़ा मुश्किल सा काम है। कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 4.5 से 5% के आसपास निषाद हैं, कुछ लोग कहते हैं अगर उनकी उपजातियां जो जोड़ ली जाए, मल्लाह, बिंद, केवट, कश्यप और बहुत सारी जातियां, तो वो 9% तक बैठते हैं। तो जाहिर है कि उनकी संख्या बड़ी है और अक्रॉस द प्रदेश है, मतलब पूरे प्रदेश में उनकी जनसंख्या है। कुछ जगहों पर पूर्वांचल की कुछ सीटों पर तो वो बहुत प्रभावी हैं। इनको देखते हुए मुकेश सहनी ने एंट्री मारी है। मुकेश सहनी इससे पहले भी एक लोकसभा चुनाव में भी कोशिश कर चुके थे और उन्होंने घोषणा कर दी थी कि बलिया में जो है हम फूलन देवी की मूर्ति लगाएंगे। फूलन देवी जो कि निषाद राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक है, उसको लेकर उस समय उत्तर प्रदेश प्रशासन ने उनकी मूर्ति जब्त भी कर ली थी, इस तरह की भी घटनाएं हुई थी। तो लेकिन अब सवाल यही है कि क्या मुकेश सहनी सपा के लिए खुल के बैटिंग करेंगे, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन अगर वो इंडिया गठबंधन में है तो जाहिर सी बात है, उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव भी लड़ेंगे, उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो इंडिया गठबंधन के साथ अगर पार्टी चुनाव लड़ेगी तो जाहिर है कि सपा के साथ मिलजुल के कुछ उसका सीटें मिलेंगी। वो कितनी मिलेंगी ये तो सोचने वाली बात है, 4-6 सीट से ज़्यादा, बल्कि इससे भी कम कहिए ही मिलेंगी। लेकिन एक चर्चा और जोर पकड़ रही है कि मुकेश सहनी खुद पूर्वांचल की किसी सीट से लड़ सकते हैं। अब सवाल उठता है कि वो अपनी पार्टी से लड़ेंगे, उनकी खुद एक भारी भरकम पार्टी है VIP जिसको कहते हैं, विकासशील इंसान समाज पार्टी। तो इससे अगर वो चुनाव लड़ेंगे और क्या सपा के साथ मिल के लड़ेंगे और निषाद समुदाय में एक बड़ा व्यापक मैसेज देने की कोशिश होगी कि फूलन देवी की बहन बिहार का सनाफ मल्लाह समाजवादी पार्टी के साथ है। और वो शायद इस बात की काट होगी कि पिछड़ा वर्ग की निरंजन ज्योति और संजय निषाद की काट करने की समाजवादी पार्टी कोशिश करेगी। एक चर्चा ये भी है कि शायद मुकेश सहनी और समाजवादी पार्टी में क्या ये भी बन सकता है कि साइकिल चुनाव निशान पर ही मुकेश सहनी लड़ जाएं, ये भी बहुत संभावित है और ये चर्चा है और एक तरह की जो राजनीतिक गलियारों में गप्पे हैं उसमें है। लेकिन मुकेश सहनी की एंट्री, जिस तरह से उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, तो ये मुकेश सहनी के सिर्फ अभी के कल के कार्यक्रम की बात नहीं है। अगर आप मार्च अप्रैल से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में उनके दौरे लगातार बढ़े हैं। वो अलग अलग सभागारों में मिलते हैं, स्थानीय निषाद नेताओं से मिलते हैं और बार बार वही दलित आरक्षण वाली बात और इस तरह की बातें करके समुदाय में पैठ बना रहे हैं। अब वो पैठ जो है वो किसके पक्ष में जाएगी, अभी वो इंडिया गठबंधन के साथ में है, लेकिन वो दल बदलने के लिए भी माहिर हैं। वो कब किसकी तरफ झुक जाएं, क्योंकि एक बार तो तेजस्वी के साथ वो मंच पर थे और सीट शेयरिंग का फार्मूला चल रहा था और वो मंच छोड़कर चले गए थे और फिर दोनों अलग अलग लड़े थे। तो अभी मुकेश सहनी अपनी जड़ें जमा रहे हैं
और हो सकता है उनका जो कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव हो, खासतौर से पूर्वांचल की सीटों पर, वो किसके पक्ष में जाएगा। अभी तो वो सपा की तरफ थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक दिख रहा है, लेकिन हो सकता है आगे बदल भी जाए। लेकिन इसके साथ एक बात, निषाद राजनीति के उभरने के साथ ये भी एक बात देखी जा सकती है कि क्या ओबीसी राजनीति ने एक तरह का शिफ्ट ले लिया है, और जो जातियां यादवों और कुर्मियों जैसी, जिन लोधों जैसी जातियों की बार बार चर्चा होती थी, उसकी जगह अब निषाद, राजभर जैसी जातियों पर चर्चा हो रही है। इस तरह के किसी मुद्दे पर अगले किसी एपिसोड में बात ये भी की जाएगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद।